तो फ्रेंड्स नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित एमसीक्यू जो यूपीपी और आरओ की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरओ को मद्देनजर रखते हुए जीएस बनाया गया है। यह मैराथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ और हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। तो सही आंसर होगा धारवाड़ तंत्र। निम्नलिखित में से कौन से घुमक्कड़ नहीं है? पिग्मी, कजाक, मसाई, लैप। इन सब जनजातियों में से जो पिग्मी जनजाति है ये घुमक्कड़ नहीं है। निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो इसमें देखते हैं अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो इसमें लाइबेरिया जो है ये आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? सेलवा, पंपास, प्रेयरी, स्टेपीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टारनेडो एली कहा जाता है? अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान या अलास्का। इसका सही आंसर होगा मिसिसिपी मैदान। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। तो राइट आंसर होगा अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। तो सही आंसर होगा हवाई का। मोना लोआ हवाई का सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? कैनेरी धारा, वेगुला धारा, अंगुलहास धारा, ब्राजील धारा। तो इसमें पूछा जा रहा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा। तो सही आंसर होगा वेगुला धारा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में, मैनचेस्टर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ओस्लो में। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही? 1951 से 61 के दौरान, 1961 से 71 के दौरान, 1971 से 81 के दौरान, 1991 से 2001 के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 से 71 के दौरान भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही। भारत में 1991 से 2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई? अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह में। राष्ट्रपति का जो खाली पद होता है उसे 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह या के एस हेगड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। इसका सही जवाब होगा स्पीकर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई के गुजराल, ए बी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा एच डी देवगौड़ा भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जी के वी के राव समिति ने, एल एम सिंघवी समिति ने। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सहकारी समितियां, भारत सरकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था नाबार्ड है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल में पृष्ठ तनाव होता है। विलियम रोंटगन ने आविष्कार किया था? रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का, विद्युत मोटर का। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सरे मशीन का। लंबाई की न्यूनतम इकाई है? माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है? CH4, CH2, EN2,
H2। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CH4। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। तो सही जवाब हो जाएगा रेडान। निम्नलिखित नोबल गैसों में से रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो राइट जवाब हो जाएगा चमड़ा उद्योग से। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है? एक बीजी पौधे से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से। तो राइट आंसर हो जाएगा एक बीजीय पौधे से मच्छर में कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है एक कीटनाशी, विटामिन, स्टेरॉयड, एंजाइम। तो सही जवाब हो जाएगा स्टेरॉयड। जो ऑयली फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, 6, 7 या 8। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में 7 होती है वाटर पोलो। और 5 किस में होती है? तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। अगर सिर्फ बात करी जाए पोलो की तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और 8 खिलाड़ी तो जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं और 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया है? राजेंद्र सिंह को, सुनीता नारायण को, सरबजीत सिंह को, सुनीता रानी को। इसका सही जवाब हो जाएगा सुनीता नारायण को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2005 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सत्यजीत रे, राज कपूर, लता मंगेशकर। तो भारत रत्न से जिन्हें नहीं सम्मानित किया गया है वह है राज कपूर। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में। इसका राइट जवाब हो जाएगा जर्मनी में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ स्थापित की गई थी। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा बिल गेट्स ने द रोड अहेड नामक पुस्तक लिखा था। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोडदिजी से, आमरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से। तृतीय संगम हुआ था? अरिक्कामेदु में, एर्नाकुलम में, मदुरई में, तूतीकोरिन में। इसका सही जवाब होगा मदुरई में। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने। इसका सही जवाब होगा आजीवकों ने यह प्रतिपादन किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक हैं? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में, कोलकाता में। इसका राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता में। निम्नलिखित में से किसी किसी के पक्षधर नेहरू थे अकिंतु गांधी जी नहीं थे? सत्य के पक्ष में नेहरू जी थे या कि गांधी जी नहीं थे? अहिंसा के पक्ष में, अस्पृश्यता के पक्ष में या भारी औद्योगिकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी औद्योगिकीकरण। इसके पक्षधर में नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। विचार कीजिए, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। कथन ए, कथन बी। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। ए तथा बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। ए तथा बी दोनों सही हैं किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए गलत है
किंतु बी सही है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और सिंध। इन दोनों नदियों के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हल्दिया पश्चिम बंगाल, बरौनी बिहार, नुमालीगढ़ असम, पनानूगुड़ी कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पनानगुड़ी कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है ये पनानगुड़ी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बीच में याद दिलाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सलसेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो सही जवाब हो जाएगा केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले भारत में होता है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बेतवा नदी पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देखेंगे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोध कार्य तेल शोध कारखाना तो ये कहाँ पे? मथुरा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये नोएडा में नहीं है, यह गाजियाबाद में है। गाजियाबाद, नोएडा में नहीं है, ये गाजियाबाद में है। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पश्चिम। इसका सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दिसंबर 25, मार्च 21, जून 22, फरवरी 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 22 को दोपहर में हमारी छाया सबसे छोटी होती है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है? कोलंबिया में, भारत में, नेपाल में, स्विट्जरलैंड में। तो सही जवाब हो जाएगा भारत में। भारत में लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसके बढ़ते हुए सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? ओजोन की बढ़ने से, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने से सांद्रता के कारण बढ़ रही है भूमंडलीय ऊष्मन। निम्न में से कौन अनुषंगी नगर सैटेलाइट टाउन है? मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, अहमदाबाद। तो सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूचना का अधिकार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है?
भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, या लोकसभा अध्यक्ष का वेतन तथा भत्ते। तो इसमें पूछ रहा है संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 14 दिन, 1 माह, 3 माह या 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माह। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह की अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से, उपर्युक्त दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों सही हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह तक, 1 वर्ष तक, 7 दिन तक, 14 दिन तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन तक। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? देखते हैं ऑप्शन इसका, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य के सहमति से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकता है संसद। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग। इसका सही जवाब हो जाएगा तकनीकी शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित विवरण। तो सही जवाब हो जाएगा पूर्ण रोजगार। यह भारत सरकार की राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य नहीं है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो सही जवाब हो जाएगा सेवाओं का निर्यात। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयकर, व्यापार कर, सीमा कर, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन 28.5%, 29.5%, 30.5% या 32.4%। तो राइट जवाब हो जाएगा 30.5%। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद समृद्धि दर से है। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण जल पूर्ति योजना, सिंचाई लाभ कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित नहीं है। यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करता है जहाजी आदेश, चार्टर पार्टी, प्रवेश बिल, रेलवे रसीद। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर पार्टी। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? आबिद हुसैन समिति, नरसिम्हन समिति ने, नायक समिति या राकेश मोहन समिति। इसका सही जवाब हो जाएगा आबिद हुसैन समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की। विदेशी निगम शासित होते हैं संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय द्वारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट जवाब हो जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम के 1956 के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। CSO। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, RBI, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग। तो सही जवाब हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? तो सही जवाब हो जाएगा किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। तो आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की जगह AC
एसी भी आ सकता है। एसी को और दिष्ट धारा को डीसी भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसको अल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा और डीसी मतलब दिष्ट धारा। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर बोलते हैं, रेक्टिफायर। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से इसका राइट आंसर होगा। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में, परमाणु भट्टी में, तुषार मुक्त परिस्थितियों में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। इसका सही जवाब हो जाएगा रॉकेटों में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेटों में किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसका भार घट जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्रोमियम। जब भी स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थों में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। जिसका सही जवाब हो जाएगा पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शाहतूश साल बनाई जाती है हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चीरू के बालों से, मेरिनो के बालों से। सही जवाब हो जाएगा चीरू के बालों से। धान के खेत से निकलने वाली गैस हैं एथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपर्युक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम फैलियोलॉजी, राइजोबियम ट्राइफोली। इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम। फसल लॉगिंग विधि है भूमि उर्वरता मूल्यांकन की, फलोत्पादन के लिए विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। इसका सही जवाब हो जाएगा फल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण की विधि है फसल लॉगिंग विधि। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो, थर्मोपाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणिक गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों में विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत के एक अग्रणी बल्लेबाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने टेस्ट में 8,000 से अधिक रन बनाए हैं, इन्होंने लगातार 4 शतक पूरे किए हैं, इन्होंने 5 मैचों में 200 या अधिक रन बनाए हैं, किसी भी भारतीय खिलाड़ी की अपेक्षा सर्वाधिक कैच लिए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें पूछ रहा है वह कौन है, तो वह है राहुल द्रविड़। सही सुमेलित कीजिए। लच्छू महाराज कथक से, फैयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका, तलत महमूद गजल गायक हैं। उपर्युक्त सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेष्ठ। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी, गोरखनाथ, स्वामी रामदेव, शंकराचार्य। इसका सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लास्ट प्रश्न देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें कुछ कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। यह बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का भंडार था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। इसमें पूछा है कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 ये तीनों अनुच्छेद किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14, 15, 16 ये संबंधित है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये समता के अधिकार के अंतर्गत ये तीनों अनुच्छेद आते हैं। और जो अनुच्छेद 19 है ये भिन्न हो जाएगा क्योंकि इसका संबंध स्वतंत्रता के अधिकार से है, स्वतंत्रता के अधिकार से, इसलिए अनुच्छेद जो 19 है ये भिन्न होगा, तीनों से अलग होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक को ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की, वह जिस अधिकार के अधीन था वह है, तो यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, द ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन शीर्षक द गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। और तीसरा इसका ऑप्शन देखते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, और चौथा है उच्चतम न्यायालय का आदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश था। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक प्रावधान, संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत संवैधानिक प्रावधान है और राष्ट्रपति को अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक की परिभाषित करते हुए अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है, अर्थात कर, उधार, संचित निधि तथा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, संचित निधि पर भारित या घोषित करना आदि, ये सब इससे रिलेटेड हैं। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 23 वर्ष, 32 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में, तो पूछा जाए कब हुआ था, तो दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक वयस्क नागरिक की कानूनी आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह, के एम हेगड़े। तो राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। पहली बार 18 दिसंबर 1954 को 18 दिसंबर 1954 को भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके विरुद्ध उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद द्वारा। तो लाभ का पद किसके द्वारा परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा परिभाषित हुआ है। लाभ के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद लाभ का पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 102 एक के अंतर्गत हुआ है, एक में हुआ है, किंतु लाभ का पद पदावली की संविधान में या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कोई परिभाषा इसकी नहीं दी गई है। भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के संचित निधि से धन निर्गम पर सिर्फ और सिर्फ संसद का होता है। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा कुछ किसी का नहीं, उपरोक्त में किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि लोग जो संसद द्वारा निर्मित विधि के प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई अधिकार नहीं है, भारत के वित्त मंत्री भी कोई अधिकार नहीं है, अधिकृत मंत्री का भी कोई अधिकार नहीं है। जब तक संसद नहीं चाहेगा तब तक उसमें से कोई धन निर्गम नहीं होगा। तो संसद द्वारा बनाए गए जो प्रावधानों के अनुसार ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। संसद को आकस्मिक निधि को भी स्थापित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 253 इसका राइट आंसर होगा। संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संग्राम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 राज्यों में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में। इसके बारे में पूरा देखेंगे। बात क्या है कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या लगभग 6 है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए पार्टियों के लिए निम्न कुछ शर्तें होती हैं जो उनको फॉलो करना होता है। जैसे 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6%, कुल वैध मतों का 6%, लोकसभा की 4 सीट, यानी कि लोकसभा की 4 सीट
4 सीट। और दूसरा ये इतना इनको करना होगा, अगर पहला देखा जाए, पहला जो शर्त है 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% या लोकसभा में 4 सीट जीतना अनिवार्य है। और दूसरा इसमें जो शर्त है, लोकसभा में 2% यानी कि 11 सीटें 2% सीटों पर विजयी हों जो कम से कम 3 राज्यों में हो। और तीसरा जो इसमें इसकी शर्त है, निर्वाचन आयोग द्वारा 4 राज्यों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त दल भी हो, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं इसकी। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो किसी सत्र में प्रतिदिन बहुत सी बैठकें होती हैं, इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए मुलतवी किया जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन या सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। इस प्रकार की सदन की बैठक विघटन, सत्रावसान और स्थगन तीनों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, राज्यसभा का नहीं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायमूर्ति हो या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ऐसी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कम टाइम में हम बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को का कोरम पूरा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है, उसके उसके सिचुएशन में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य का अनुरोध करे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर क्वेश्चन नया देखने को मिले और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में यूपीपी से संबंधित जितने वीडियो पड़े हैं सभी वीडियो को आप देख लें अच्छे से। जीएस का कंटेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस के कंटेंट है ये सब। तो इसका देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने, डलहौजी ने। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, वेलेजली। वेलेजली ने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू किया था। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला यह नियम बना दिया कि प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, किंतु नियमित 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से आरंभ हुई थी। तो 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है, स्वतंत्र भारत की 7वीं, और 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट में किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो यहाँ पे देखेंगे मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को या बौद्धों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों को। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था। तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, जिसके तहत मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों के लिए निर्वाचन पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण तथा वाणिज्य उद्योग इन सभी के लिए, और दलित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक करार देकर उन्हें पृथक निर्वाचन द्वारा चुनने एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार मिला। इस पंचाट में बौद्धों के लिए कोई आरक्षण नहीं मिला। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत सन अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो प्रश्न नंबर इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा चंपारण
सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में किया। यह किसानों का नील नील मिल मालिक के विरुद्ध संघर्ष था। तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। उन्होंने नेतृत्व संभाला और आंदोलन सफल रहा। एन जी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो इसका विरोध किया था, लिख लेंगे, एन जी रंगा। एन जी रंगा ने विरोध किया था इसका, चंपारण सत्याग्रह का। और जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कांग्रेसी नेता डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैठक की गई, जिससे पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। एवं 3000 लोग लगभग घायल हो गए थे। और सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो 397 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह ने? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ था। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय भी थे। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी, उन्हें अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? चलिए, प्रश्न नंबर 21 प्रश्न मिला रहे थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा गया है वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो उनके साथ थे, उनका क्या नाम था? लुई फिशर, विलियम एम सीवेर, वेब मिलर, नेंगली फारसन। तो देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो उनका क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पास किया। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में अनेक पत्रकारों ने प्रत्यक्ष दर्शन किया तथा जैसे अमेरिका के लुई फिशर, बुद्धिजीवी पार्लक, एडगर रूनो आदि थे। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने? तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया था? तो गवर्नर जनरल ने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति करने के बाद जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को किसने शपथ दिलाई थी। तो एक बार फिर से सुनेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। इन्होंने ही, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको रिवाइज किया है। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सी राजगोपालचारी ने, मदन मोहन मालवीय ने या महात्मा गांधी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित पूना समझौते पर दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जात की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं में सी राजगोपालचारी, एम जयकर, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिड़ला आदि प्रमुख थे, लेकिन इस समझौते पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन? तो सही आंसर हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन। कम्युनिस्ट आंदोलन यानी कि साम्यवादी आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित व्यक्ति में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की साइन लगा लेंगे। तो सरोजनी नायडू गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
गांधी अरविंद समझौता दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। श्री के एम मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने यह कहकर आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। इसी समझौते के सफलता को देखते हुए भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा था। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, हथकरघा उद्योग, अखबारी कागज। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपानगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेपानगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का विख्यात कारखाना है। और मैसूर, बेलपुर जो केरल में है, सागली एवं दीमापुर जो नागालैंड में दीमापुर है, अन्य अखबारी कागज के उत्पादन केंद्र है वर्तमान में। चलिए छोड़िए, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका। निम्न में कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अभोर, गद्दी, लेप्चा, थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्दी। गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अभोर जनजाति, तो अभोर जनजाति असम राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अभोर, असम। लेप्चा तो पता है आपको, सिक्किम। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, और थारू जनजाति, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, और यहाँ पे थारू उत्तरांचल यानी कि हिमालय क्षेत्र में बोला जा सकता है। यहाँ पे चलिए चलो वैसे सुन लीजिए, हिमाचल, हिमाचल के उत्तरांचल के हिमालय क्षेत्र में, और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 9:30 बजेगा, 2:30, 5:30 या 8 बजेगा। तो यहाँ पे उसका जो समय होगा ऑप्शन नंबर बी 14:30, यानी कि 2:30 इसका राइट आंसर होगा। यामोत्तर में पूर्व की तरफ बढ़ने पर प्रत्येक 15 डिग्री के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे की वृद्धि की, तथा यामोत्तर से पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रत्येक 15 मिनट के बाद स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास हो जाता है। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपरोक्त सभी के। जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के। तो महात्मा गांधी जी दीवान थे, वो इनमें से उपरोक्त सभी के दीवान थे। उपरोक्त सभी के, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और प्ले लिस्ट में पड़ी सारी वीडियो को देख डालें। उससे आपको जीएस के प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। ये आप विश्वास रखिए, एक बार उसे पूरा पढ़ डालिए आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। बोकू मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें कौन सुमेलित नहीं है? बोकू सिक्किम में, मेखला असम, मुंडू छत्तीसगढ़, फेरन कश्मीर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा परिधान राज्यों की दी गई सूची में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, मेखला असम ये सुमेलित नहीं है। तो बोकू सिक्किम में, मेखला मणिपुर में पहना जाता है। ये मेखला जो है ये असम का नहीं है, मणिपुर का है, असम का नहीं है। और बाकी सभी सुमेलित हैं, मुंडू छत्तीसगढ़ में और फेरन जो है ये कश्मीर में। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है, या फारसी महाकाव्य है? तो दोस्तों कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। राजुक थे चोल राज्य के दरबारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौर्य शासन में अधिकारी थे। राजुक जो थे वो मौर्य शासन में अधिकारी थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म की विश्वास किसमें करते हैं? बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, या मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ही सही है। ये बौद्ध जैन दोनों धर्म इसी पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुलोभद्र, मक्खली गौसाल या उपाली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मक्खली गौसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप तुरंत ही नोट करते रहेंगे दोस्तों, जिससे आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम में। तो आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप रिवाइज करके चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किस बौद्ध सिद्धांत किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, या अशोक का शिलालेख से?
अशोक का सोपरा शिलालेख से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। दोस्तों आप चाहे यूपीपीसीएस की भी तैयारी करते हो, प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी या यूपीपीएससी प्री के लिए। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका सही आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। गंधार शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो इसमें भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण है गांधार कला शैली। सोनगिरी एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल। सर्व कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमान पर, या उद्योग पर। तो जो सर्व कर है ये फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सर्व कर सिंचाई पर लगाया था। तो इसका पूरा नाम है हक हक ए सर्व। यह एक सिंचाई कर है जो ये कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने यह कर सिंचाई पर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यह भी देखेंगे कि किसने लगाया था सिंचाई पर, तो फिरोज शाह तुगलक लिख लेंगे आप इसे। फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था, फर्स्ट था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद गौरी, या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखेंगे गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दान किया था गुरु रामदास को, और इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी है। अमृतसर जहाँ पे 500 बीघा जमीन दिया था, किसने दिया था? अकबर ने दिया था रामदास को। तो यहीं पे अमृतसर नगर को स्थापित किया गया, और इसी स्थान पर प्राकृतिक तालाब भी है, प्राकृतिक तालाब। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का उपयोग किया गया था, खानवा के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, या पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में किसी एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और लाइक और शेयर भी करते रहें। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों मैं ज़्यादा ध्यान तो नहीं दे पाता ये सब बातें बोलने पर कि कमेंट कर दीजिए, कर दीजिए, लेकिन आप पढ़ने पर फोकस करिए, लेकिन बीच बीच में बोलना जरूरी होता है, नहीं तो आप लोग भूल भी जाते हैं। द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता। तो वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह। ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, लखनऊ से। कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, बिहार से। और मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने फैजाबाद से किया था।
1857 का नेतृत्व इन्होंने फैजाबाद से और कुंवर सिंह ने बिहार से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था? बाल गंगाधर तिलक, एम.जी. रानाडे, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक। इन्होंने ही महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश शुभारंभ किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष, विपिन चंद्रपाल, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक। तो सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने आप को संबद्ध किया था। निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कार्यक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी मार्च। तो पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन तीसरे नंबर पर आया था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और जो दांडी मार्च है ये 1930 में हुआ था। तो 17, 20 उसके बाद 30। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े या हिंदुओं को दबाया गया। तो ये पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, एकता बढ़ी थी और हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या मद्रास में। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, यानी कि बंबई पहले इसे बोला जाता था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1931 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में निम्नलिखित में से किस समूह ने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सत्यमूर्ति या तेज बहादुर सप्रू। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी का गठन वर्ष 1923 में किस समूह ने किया था? तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ये आप ध्यान रखेंगे मौसी से। इसका जो ट्रिक है वो है मौसी। मौसी मतलब मौ से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी से हो जाएगा सी.आर. दास। तो स्वराज पार्टी का मौसी ने स्वयं पार्टी दिया, इसका ट्रिक लगा सकते हैं आप। मौसी ने स्वयं पार्टी दिया तो आपको भूलेगा नहीं, मौसी ने स्वयं पार्टी दिया, इसका ये ट्रिक हो जाएगा। तो इससे याद रखेंगे स्व से स्वराज और मौ से मोतीलाल, सी से हो जाएगा सी.आर. दास। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो आपका हुआ था 1931 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1919 में, 1929 में, 1933 में या 1945 में। तो सही आंसर होगा 1929 में। थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ये बहुत आपके लिए नया क्वेश्चन लग सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है चौखंबा। कितने लोग को ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा होगा? चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। यह उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। असम में पूछ रहा है निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो असम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक है आपका इसमें काजीरंगा, देखेंगे एक है काजीरंगा और दूसरा है मानस। ये 2 प्राकृतिक निवास हैं। निम्नांकित में कहाँ आयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं? कांगो घाटी, गंगा घाटी, हुआंगहो घाटी या मरे डार्लिंग घाटी।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कांगो घाटी। कांगो घाटी में अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। टारनेडो देखेंगे, टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में, श्याम सागर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टारनेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या कैरेबियन सागर में उठते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोरेडो, कालाहारी या थार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थार। वो जो गाड़ी वाली है वो नहीं, फोर व्हीलर थार, वो नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया का पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? शारजाह, दुबई, अजमान, अबू धाबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। यह संयुक्त अरब अमीरात, इसको यूएई भी बोला जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संसार में तांबा का संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जायरे। तो सही आंसर हो जाएगा चिली। संसार में तांबा का अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? एमू जनजाति जापान में पाए जाते हैं, बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ, मसाई केन्या में, पापुअन्स न्यू गिनी में। तो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, बुशमैन। ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, अफ्रीकी संघ में नहीं, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित में से राज्यों का कौन सा क्रम सही है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, धर्म संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसलिए हम फास्ट करते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।